गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व करना और अधिकांश फैक्ट्स की जानकारी इकट्ठा करके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी हर्डल को सॉल्व करना। तो ओवरऑल मकसद मैं बता देता हूं, सीखना, सिखाना और आगे बढ़ना। दैट्स ऑल, यही है मकसद। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री से सवालित। हिस्ट्री से अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एवं मेंशन आर। जो दिए गए साइट्स हैं वो किसके साइट्स हैं, जिसमें कू, पगलू, पिकली हल, टेका लोटक, टेका कलकोटा, ये साइट्स कहाँ के हैं। आपने ना तो जैन के बारे में इस तरह सुना है, ना हड़प्पा में सुना है, ना चालकोलिथिक में सुना है। तो ये सब किसके हैं? ये वास्तव में जिसमें कुपालगू या कुपगलू या कुपगलालू, पिकाली हल, टेकाकोलाकता, ये सब जो है ना नियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक पेंटिंग साइट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। द ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइड सुटेबल कैनवास टू द नियोलिथिक मेन फॉर हिज पेंटिंग। आप कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जब गुफाओं में प्रवेश कीजिएगा, वहाँ के जो स्पेशल गुफा है जो कि नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है, नियोलिथिक पेंटिंग से है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रेनाइट रॉक्स पे जो चट्टानों पर जो रचित किया गया है ये सब दिखता है। देर आर सेवरल सच साइट्स, जिसमें कि फेमस है कुपागलू, पिकली हल, टेका कोलकाता। Three types of paintings have been reported: paintings in white, paintings in red ochre और white background and paintings in red ochre। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊपर कोट एक यूनिक फीचर है। क्या है ऊपर कोट, कहाँ का है? तो ऊपर कोट ये गुफा है जूनागढ़ में। जूनागढ़ केव, जूनागढ़ गुफा, दीज आर द बुद्धिस्ट केव्स, जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है और ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ गुफाएं हैं। यूनिक फीचर ऑफ जूनागढ़ केव कि ये है कि इसमें 30 से 50 फीट सीटाडल टाउन है, जिसको ऊपर कोट कहते हैं। छत पे सोया था बहनोई ने गाना सुना, तो उसी तरह ऊपर, ऊपर कोट नहीं बोलते, ऊपर कोट इन द फ्रंट ऑफ द प्रेयर हॉल। स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सुल्तानगंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्कूल ऑफ स्कल्पचर? मथुरा, सारनाथ, गंधार, अमरावती। तो ये तो सारनाथ का है, जी हाँ, सुल्तानगंज में है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एक नया स्कूल स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड द सारनाथ। सारनाथ के चारों तरफ एक नए नई प्रकार की शैली का जन्म हुआ। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय यूज ऑफ क्रीम कलर सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल्स। मतलब पूरा चिकना सैंडस्टोन मेटल का इस्तेमाल किया गया। एक तो चूना पत्थर का, दूसरा यूज ऑफ मेटल का। स्कल्पचर्स जो स्कूल था वो इमिकली ड्रेस्ड एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस। किसी भी प्रकार का इसमें नेकेडनेस खत्म कर दिया गया, ठीक है। लैक्ड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस, जो न्यूडिटी होता है, जो नंगापन होता है, वो खत्म कर दिया गया इसमें। होलो अराउंड द हेड बुद्धा वाज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, और इसके पीछे जो बुद्ध देवता के पीछे उसके दिमाग के पीछे एक छाया बना दी जाती थी, प्रभाव मंडल बोलते थे जिसको। जैसे कि देख लीजिए, बुद्धा 7.5 फीट है सुल्तानगंज में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Tolkappiyam is a work on Tamil grammar that helps to understand Tamil poetry. Tolkappiyam जो कि एक तमिल ग्रामर है, जो कि आपको तमिल पोइट्री समझने में मदद करता है। शिल्पादिकरम
and Manimekle, written around 10th century, 10वीं सदी में ये मणिमेखले शिल्पादिक्रम लिखा गया है। और डिटेल्स तमिल सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्या ये 10वीं सदी का है? आप ये बताइए। और ये जो मणिमेखले है, डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, इज इट राइट और रॉन्ग? जिसके मणिमेखले में बुद्धिज्म का कहाँ से डिस्कस हो जाएगा सर? आपको पता होना चाहिए, बी इज करेक्ट है इसमें। तो ये तमिल ग्रामर तोल्कापियम वाज रिटन, ताकि तमिल पोएट्री को समझा जा सके। उस समय के जो तमिल पोएट्री क्या था, तोल्कापियम 5 लैंडस्केप की बात करता है, 5 लब आउटलाइंस देयर सिंबॉलिक कन्वेंशन। ट्विन इपिक्स, 2 महाग्रंथ है, एक तो शिल्पादिक्रम जो कि स्टोरी ऑफ एनक्लेट, जो कि लिखा गया है इलंगो आदिगल के द्वारा, और दूसरा जो ग्रंथ है उनका नाम है मणिमेखले, जो कि चेतनार के द्वारा लिखा गया है। वे रिटन समटाइम्स इन 200 to 300 AD and give the divergent accounts of Tamil society during that period। उस समय की जो तमिल समाज रहा था कैसा था, इसकी 200 से 300 साल पहले, ठीक है, 200 and 300 AD के पहले उसकी कथा है, ना कि 10वीं सदी की। ठीक है, दीज आर वैल्यूएबल स्टोर हाउस एंड एपिक्स ऑफ डिग्निटी, लेइंग स्ट्रेस ऑन द कार्डिनल वर्च्यू ऑफ लाइफ। जीवन के जो सद्गुण थे उस पर विचार प्रकट किया गया इसमें। मणिमेखले, देयर इज एन इलोबोरेट एक्सपोजिशन ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, उसमें बुद्धिज्म का भी जिक्र किया गया है। आगे आप, ये एक तरफ ग्रंथ है, दूसरा तरफ उनके अथर है। तो आप जानते हैं कुमार संभव, शिशुपाल वध और कृता अर्जुनियम। तो बिल्कुल कुमार संभव तो कालिदास के द्वारा ही लिखा गया होगा। और डी भारवी, यस, आई थिंक यू नो दैट, सी इज द राइट आंसर 1 and 3। द टॉलेस्ट फिगर ऑफ स्फेयर ऑफ इपिक पोएट्री, अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए जो कि ग्रंथों के मामले में सबसे महान, तो वो है कालिदास, जो कि 380 से 415 AD के आसपास उनके द्वारा 2 प्रमुख ग्रंथ लिखा गया है। एक कुमार संभवम, जिसमें बर्थ ऑफ कुमार की जिक्र है, और दूसरा है रघुवंश, जो कि रघुवंश, जो रघुओं का जो कुल का जो डायनेस्टी था उसका जिक्र किया गया है। काव्य ट्रेडिशन, मोर केयर इज bestowed on the form such as the style, figure of speech, description, short story is pushed to the background. Overall purpose of such poem is to bring out the efficacy of a religious and culture way of life without any ethical norms, without floating any ethical norms. अदर डिस्टिंग्विश पोएट्स जैसे कि भारवी, जो कि 550 AD में से थे, उन्होंने किरता अर्जुनियम, किरत और अर्जुन के बीच। दूसरा है माघ, जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा है, द किलिंग ऑफ शिशुपाल का वध कैसे किया गया, तो ये माघ के द्वारा लिखा गया है। देयर आर सेवरल अदर पोएट्स लाइक श्री हर सा एंड भट्टी who are the great merit. Consider the following statement. Discovery of rock painting was made in India by archaeologist B.S. Wakangar. B.S. Wakangar, yeah, Wayangar. During the Mesolithic period, the themes are multiple, but paintings are smaller in size. Hunting scene predominates in Mesolithic painting. Of course, चलिए 2 छाटिए, 2-3 इज द राइट आंसर। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन 1867-68 बाय एन आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम था आर्चीबोल्ड कैरोलाई।
Archibald Carlyle 12 years before discovery of Altamira in Spain. During the Mesolithic period, जो मध्य पाषाण काल था, उसमें जो थीम्स था वो मल्टीपल था, बट पेंटिंग्स आर स्मॉल इन साइज। मेजोलिथिक में जो पेंटिंग हो तो छोटा छोटा बनता था। हंटिंग सीन, जनरली हंटिंग सीन हुआ करता था अधिकांश। उसमें लोगों को हंट करते हुए ग्रुप में दिखाया गया है, किस प्रकार के वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पीयर, पॉइंटेड स्टिक्स, एरो, तीर, धनुष, यही सब लेके दिखाया गया है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बादामी केव पेंटिंग। ये बादामी केव पेंटिंग के बारे में सोचिए। क्या इसको पल्लव किंग महेंद्र वर्मन के द्वारा संरक्षण दिया गया? पेंटिंग जो है वो वास्तव में रिप्रेजेंटेशन है उन अजंता और मुराल पेंटिंग का, मतलब एक्सटेंशन है। मतलब शॉर्ट में कहे तो क्या ये अजंता पेंटिंग को आगे बढ़ाने का एक तरीका है बादामी पेंटिंग? केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव। मतलब बादामी केव को क्या विष्णु केव भी कहते हैं? बोलिए बादामी केव के बारे में। आपने अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होगी, बाघ की गुफाएं सुनी होगी, अब आपको बादामी केव के बारे में सुनना होगा। चलिए, बादामी केव के बारे में आपको जानकारी मिल गया, तो इसका सही जवाब है बी, जिसमें 2 और 3। जी हाँ, 2 और 3 इज द राइट आंसर। देखिए बादामी केव पेंटिंग, बादामी केव जो बादामी तो कैपिटल था ना किसका? चालुक्य का। ठीक है, तो ये चालुक्य के द्वारा संरक्षण मिला था उनको, ना कि राष्ट्रकूटों के द्वारा, ना कि महेंद्र वर्मन। बादामी केव या बादामी वॉज द कैपिटल अर्ली ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, रूल द रीजन, जो कि 543 से 598 तक इन्होंने शासन किया। जैसे उनका डिक्लाइन हुआ, वाकाटक रूल आया, जैसे ही डिक्लाइन ऑफ वाकाटक रूल, चालुक्य स्टेब्लिश द एम्पायर इन दक्कन। वाकोटों का अंत हुआ और चालुक्यों का स्थापना हुआ। चालुक्य किंग जिसका नाम था मंगलेशा, उन्होंने क्या किया? बादामी केव को एक तरह से पैट्रोनाइज दिया, संरक्षण प्रदान किया। मंगलेशा, ठीक है। ही वॉज द यंगर सन ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम का बड़ा बेटा था, यंगर बच्चा था उसका। एंड अदर ब्रदर कीर्ति वर्मन, और उसका दूसरा भाई था पुलकेशिन का दूसरा भाई का नाम था ब्रदर ऑफ कीर्ति वर्मन प्रथम। स्टाइलिस्टिकली स्पीकिंग कहें तो पेंटिंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ मुराल पेंटिंग फ्रॉम अजंता टू बादामी इन साउथ। तो ये वास्तव में एक्सटेंशन ही है किसका? अजंता का। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ केव नंबर 4, आप अगर गुफा नंबर 4 में देखिएगा, जो कि 578 से 579 के काल का है, वो ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर है। ब्यूटी ऑफ द केव, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है विष्णु भगवान की इमेज को। इट मे बी presumed that cave was excavated in the same era and the patron records his Vaishnava affiliation. Therefore, the cave is popularly known as Vishnu cave. इसलिए इसको विष्णु केव भी कहा जाता है। Consider the following statement. Gandhara art, a style of Buddhist visual art, flourished largely during the Kusan dynasty. मतलब कुषाण डायनेस्टी के समय गंधार आर्ट का पूरा डेवलपमेंट हुआ, जो कि एक तरह से बुद्धिस्ट विचारधाराओं को, उनके विजुअल्स को फ्लोरिस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। गंधारा आर्ट इन कैप्सुलेट्स द फॉरेन टेक्निक एंड हेलेनिस्टिक स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। गंधार आर्ट में मतलब आपको यथार्थवाद, यथार्थिज्म बहुत दिखता था। उन्होंने ग्रीक टेक्निक को इस्तेमाल किया, ऐसा क्या? In contrast with Gandhara school, Mathura school images are known for their anatomical accuracy, a spatial depth and foreshortening. कौन सा कथन सही है अबाउट गंधारा आर्ट के बारे में? मतलब गंधारा आर्ट के विपरीत जो हम लोग का मथुरा आर्ट है, वो मतलब सिस्टम बहुत स्पेशल डेप्थ है, पूरा फोर शॉर्टिंग है। क्या सही है? चलिए सही है, एक और दो, तीन तो गलत है। गंधारा आर्ट
जो कि एक स्टाइल है बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट का, जो कि डेवलप किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, ईस्टर्न अफगानिस्तान में, एक फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर 7वीं सेंचुरी CE तक। द स्टाइल ऑफ जो ग्रीक रोमन ओरिजिन फ्लोरिश लार्जली ड्यूरिंग द कुशाना डायनेस्टी। तो आपको पता होना चाहिए गंधारा आर्ट को ग्रीक रोमन स्टाइल भी कहते हैं, और वो कुषाण साम्राज्य के समय बहुत फैला। गंधारा आर्ट में कुछ अगर स्पेशल बात कहें तो इसका जो फॉरेन टेक्निक, हेलेनिस्टिक स्पिरिट ऑफ रियलिज्म इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट लीजेंड्स। जब वो बुद्धों को चित्रित करते थे तो गंधारा स्कूल इनकॉर्पोरेटेड मेनी मोटिव्स एंड टेक्निक फ्रॉम क्लासिकल रोमन आर्ट। उन्होंने रोमन आर्ट से बहुत कुछ उठाया है, जिसमें कि वाइन स्क्रॉल, बियरिंग गार्लैंड्स, सो मेनी थिंग्स। बेसिकली कहे तो आइकोनग्राफी हाउएवर रिमेन इंडियन, लेकिन जो आइकनग्राफी है वो इंडियन ही रहा है। In contrast of Mathura school, Gandhara school images are known for their anatomical accuracy, spatial depth and foreshortening। ये गंधारा का ही खूबी था कि उसमें मनुष्यता को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, स्पेशियल डेप्थ को दिखाया जाए। इस वर्क में उसमें कम से कम 6 था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कथक। Kathak was originally a caste of storytellers in the temple of North India। कथक जनरली माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में किया जाता था, जो एक तरह से उस समय के समाज की व्यवस्था को बता रहा था। ऐसा है क्या? कथक began evolving into the distinct mode of dance in the 15th or 16th century with the spread of Bhakti movement। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दरमियान जिस तरह से भक्ति मूवमेंट का प्रसार हुआ, उसी में से डांस के रूप में कथक का भी विकास हुआ क्या? अंडर द पैट्रोनोज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, कथक acquired its present feature and developed into the form of dance with a distinct style, which is correct। कथक के बारे में इसलिए आपको जानना पड़ेगा क्योंकि हमारे भारतीय संगीत और स्थापत्य और नृत्य कला शैली में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जी हाँ, आपको पता चल जाएगा, 3 तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि 3 गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा। एक वर्ड है कथा, जिसका मतलब यूज किया जाता है संस्कृत और अदर लैंग्वेज की कथाओं की कहानियों के लिए। कथा नहीं बोलते, कथा सुनाओ रे, ये कथा सुनाने राम भक्त की हम कथा सुनाते, नहीं सुने आपने लव कुश का? तो वही कथा मतलब, कथा मतलब एक तरह से संस्कृत और अदर लैंग्वेज का स्टोरी। कथक वेयर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब एक तरह से प्रथा थी कि मंदिरों में बैठकर कथा होता था, उसको डांस फॉर्म में दे दिया गया। कथक जो है ना, वो कब इवॉल्व हुआ डांस के रूप में? 15-16 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जैसे जैसे फैला, कथक भी फैलता चला गया। लेकिन याद रहे, इसका जो लीजेंड था वो राधा कृष्ण वेर इनेक्टेड इन द फोक प्लेस रास लीला। रास लीला का कथक से कनेक्शन, विच कंबाइंड फोक डांस, जिसमें कि लोग समूह में डांस करते थे विद द बेसिक जेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स। अंडर द मुगल एम्पायर, ना कि वाजिद अली शाह, अंडर द मुगल एम्पायर एंड देयर नोबल्स, कथक वाज परफॉर्म इन द कोर्ट। मुगलों के दरबार में कथक किया जाने लगा। वेयर इट अक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर। जो आज आप कथक देख रहे हैं ना, ये घराना कथक वास्तव में मुगल के दरवाजा में, मुगल के कोर्ट में नाचा जाता था, किया जाता था, सुनाया जाता था। डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ डांस विद डिस्टिंक्ट स्टाइल अंडर द patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into major art form। लेकिन वाजिद अली जो शाह थे, जो नवाब थे, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ, उनके दरमियान ये एक मेजर आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
Consider the following statement regarding Kuchipudi dance. It derives its name from a village in South India. कुचिपुड़ी क्या ये कोई गांव का नाम है क्या? The dance form gained prominence under the patronage of Vijayanagar and Golconda rulers. कुचिपुड़ी को क्या विजयनगर और गोलकोंडा रूलर्स के कारण ही एक पहचान मिली, प्रमुखता मिली, ऐसा है क्या? Siddhendra Yogi is associated with the formalization of the system. It was historically performed only by female Brahmanis. क्या ये केवल फीमेल ब्राह्मणीज के द्वारा किया जाता था? ऐतिहासिक रूप से सही है ये कुचिपुड़ी के बारे में। चलिए इसका 1 2 3 आंसर सही है, बाकी तीसरा तो गलती, चौथा। ओरिजिनली परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ एक्टर्स गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव जाकर लोग कुचिपुड़ी किया करते थे, जिसको कुसेलवेस या कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम आंध्रा विलेज ऑफ कुसेल बापुरी या कुचेलापुरम. In 17th century, Siddhendra Yogi formalized and systematized the Kuchipudi dance. He authored Bhama Kalpam and many other plays. With the advent of Vaishnavism, जैसे जैसे वैष्णविज्म फैला, the dance form become monopoly of the male Brahmanis. और कुचिपुड़ी में धीरे धीरे मेल डोमिनेट होता चला गया and began to be performed at the temples और फिर वो मंदिरों में भी प्रस्तुत किया जाने लगा. भागवत पुराण बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ द रिसाइटल. इसमें भागवत पुराण को सुनाया जाता था और उसके आधार पर डांस किया जाता था, इसलिए इसका नाम भगवता लूज कहा गया. भगवता लूज. डांस फॉर्म गेंड प्रोमिनेंस अंडर द पैटर्नोज ऑफ विजयनगर एंड गोलकोंडा रूलर्स. इसको विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने एक तरह से ऊंचाई प्रदान की. हालांकि इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू ए विलेज एंड रिमेन्ड obscure till the advent of 20th century. 20वीं सदी तक तो इसको पहचान ही नहीं मिली थी उतना. When बाला सारावती एंड रागनी देवी, जब तक कि बाला श्रावती और रागनी देवी इसको रिवाइव करने नहीं आई, तब बाला श्रावती और रागनी देवी ने इसको रिवाइव कर दिया. लक्ष्मण या कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री in 20th century brought in new practice such as solo recital and female participation also. तो 20वीं सदी में लगभग लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसको और भी प्रमुखता दी और भी पहचान दिलाया, और आगे चल के इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करने लगी और सोलो डांस भी होने लगा. धमसा ढोल चमक आर एसोसिएटेड विथ द फ्लोइंग डांस फॉर्म. ये धमसा ढोल चमक ये कहाँ का डांस है? ये सब छाऊ नृत्य है. धमसा ड्रम्स, ह्यूज ड्रम्स, बड़का ड्रम होता है, एंड टू एनर्जेटिक ढोल प्लेयर्स हु प्रोवोक एंड encourage द डांसर. छऊ डांसर मेक्स लाइटनिंग बॉडी मूवमेंट्स नॉन एज चमक. छऊ डांस इज ए ट्रेडिशन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, जिसमें कि आपको महाभारत और रामायण का जो थीम है उस पर डांस होता है. छऊ इज टॉट टू मेल डांसर फ्रॉम फैमिलीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट फ्रॉम लोकल टू कम्युनिटी. Dance is performed at the night in an open space to traditional and folk melodies played on reed pipes, mohri and sihani. Chhau is a style performed exclusively by men from tribal belts of India. Home to tribal groups जैसे कि भूलिया, संथाला, मुंडा, हो, ओरांव, ये लोग करते हैं. The mask they use vary depending on the style of छऊ practice. जैसे कि सराय केला छऊ
और पुरुलिया छऊ। इन द थर्ड फॉर्म ऑफ छऊ, मयूरभंज छऊ, मास्क आर नॉट worn। देख लीजिए आप, यही है छऊ डांस। Consider the following statement regarding the Sangeet Ratnakar, a seminal text on music। संगीत रत्नाकर जो कि एक सेमिनल टेक्स्ट है म्यूजिक पर। इट वॉज रिटन बाय मतंगा। इट क्लेम दैट देयर इज ओनली a one fundamental rag। It discuss both North Indian and Dravidian style, which is correct about संगीत रत्नाकर। तीन केवल सही है। शंकर देव, 13th century म्यूजियोलॉजिस्ट who wrote the classic text on music, संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शंकर देव। संगीत रत्नाकर डिफाइन अबाउट 264 राग जो कि नॉर्थ इंडिया, द्रविडियन repertories। In the greatest contribution was to identify and describe the various microtones and classifies them into different categories. Later, some medieval texts on musicology focused on particular themes, जैसे कि Pradeshi, written in 9th century by Matanga, focused on definition of word rag। Consider the following statement। ध्रुपद स्टार्ट विथ आलाप। ध्रुपद की शुरुआत पहले आलाप से होती है। विच इज संग विदाउट वर्ड्स, जिसमें कुछ बोला नहीं जाता है, बस आलाप किया जाता है। ध्रुपद इंक्लूड्स यूज ऑफ संस्कृत syllables। The tempo of music in Dhrupad remains constant, which are correct। ध्रुपद के बारे में भी सही बताया जा रहा है। देखिए, ध्रुपद इज इसेंशियली ए पोएटिक फॉर्म दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशन स्टाइल दैट इज मार्क्ड बाय precise and overt elaboration of rag, overt exploration of rag। ध्रुपद स्टार्ट विद आलाप, पहले इसमें आलाप शुरू होता है। विच इज संग विदाउट वर्ड्स। द टेम्पो राइजेज ग्रेजुअली, जैसे जैसे समय बीतता है टेम्पो जो होता है वो बढ़ते चला जाता है। एंड इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। द आलाप evokes a mood in the audience that coincides with the mood of the raga that is chosen। It is pure music without distraction of word। ध्रुपद includes use of Sanskrit syllable and is a temple origin। ध्रुपद का जो विकास हुआ है ना वो मंदिर से हुआ है। ध्रुपद कंपोजिशन यूजली हैव टू 4 से 5 स्टेंजा होता है। परफॉर्मली जनरली 2 मेल वोकलिस्ट परफॉर्म ध्रुपद स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस। तानपुरा और पखावा जिसका जनरली मतलब यूज़ किया जाता है ध्रुपद में। एक तो ध्रुपद के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आलाप शुरू होता है बिना कोई वर्ड्स बोले, एकदम पूरा तान के दम, ताकि लोगों को इससे कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद इसमें जान लीजिए कि ध्रुपद में 2 मेल वोकलिस्ट होते हैं जो ध्रुपद स्टाइल को शुरू करते हैं। मंदिरों में भी किया गया है शुरुआत से। तानपुरा और पखावा जिसके सहयोगी ये वाद्य यंत्र है। कंसिडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग पपेट्री। ये जो कठपुतली डांस होता है ना उसके बारे में आपको, चलिए कठपुतली के बारे में क्या जानते हैं हम लोग देखते हैं। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ पपेट्री इज फाउंड इन तमिल क्लासिक शिल्पादिकरम। ओके, मतलब शिल्पादिकरम में पहली शुरुआती दौर में पपेट्री का इस्तेमाल किया गया ऐसा बताया जाता है। नाट्य शास्त्र द मास्टरली
ट्रिटीज ऑन ड्रामेटजी, मतलब नाटक में नाट्य शास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, रेफर्स एक्सक्लूजेटिवली या एक्सजॉस्टिवली अबाउट द आर्ट ऑफ पपेटरी, मतलब नाट्य शास्त्र में भरपूर इसका इस्तेमाल किया गया, बोल बोल के लिखा गया क्या है, इज इट राइट? चलिए दोनों सही मान लीजिए, एक सही है। अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ आर्ट पपेटरी इज फाउंड इन तमिलनाडु, तमिल क्लासिक शिल्पाधिकरम। यू नो अबाउट दैट? तमिल का ग्रंथ है शिल्पाधिकरम, इलंगो आदिकल, ये सब क्या है, जो कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी के समय लिखा गया है। नाट्यशास्त्र masterly treatise on dramaturgy written sometimes during 2nd century BC to 2nd century AD does not refer to the art of puppetry, इसने puppetry के बारे में नहीं बताया ज़रा कुछ, but the producer cum director of human theatre has been termed as sutradhar, meaning the holder of string. Consider the following statement regarding Tholpa Kattu, Tholpa Tholpa, Tholpao Kuttu, also called shadow puppetry, is a traditional temple art in Kerala. Speciality of Tholpao Bhaktu is the complete absence of instrument, and in performance it narrates the tale of from Ramayana. Tholpao, 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 which is correct. C is the right answer. Tholpao, Tholpao Kuttu, it is called shadow puppetry. It is traditionally temple art in Kerala, having its roots in the Palakkad and neighboring region. It is used to be performed in Bhadrakali temples of Palakkad, telling the tales from Ramayana. Accompanying instrument जिसमें कि चेंडा, इचफुहरा, मदालम. The artists have to undergo several years of rigorous training to master of this Tholka Puttuku. The puppetry is staged on special structure in temple premises called Kothumandam. Kothumandam. Consider the following statement regarding Putul Nach. It is a traditional string puppet from West Bengal. पुतुल नाच का वेस्ट बंगाल से कनेक्शन, इज इट राइट? द puppets are about 3 से 4 feet हाइट and are costumed like the actors of चतरा. कौन सा सही है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट पूछा है? चलिए, बिल्कुल ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनली रोड पपेट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल इज नॉन एज पुतुल नाच. जो रोड पपेट होता है ना, उसी को पुतुल नाच बोलते हैं वेस्ट बंगाल में. दे आर कार्व फ्रॉम द वुड एंड फॉलो द वेरियस आर्टिस्टिक स्टाइल्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन. जैसे कि नाडिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का रड पपेट का इस्तेमाल करता है टू बी ह्यूमन साइज लाइक द बान राकू पपेट्स ऑफ जापान. दिस फॉर्म इज नाउ ऑलमोस्ट समाप्त. द रोड बंगाल, जो बंगाल रोड पपेट है वो सरवाइव किया था, ठीक है, विच सर्वाइव्स आर अबाउट 3 से 4 feet इन हाइट एंड आर कस्ट्यूम लाइक द एक्टर ऑफ जतरा. और जतरा की तरह इसको कपड़ा पहना दिया था. ट्रेडिशनली थिएटर फॉर्म प्रिवेलेंट इन द स्टेट. देख लीजिए, दीज पपेट्स हैव मोस्टली 3 जॉइंट्स. इसमें 3 जोड़े होते हैं, मतलब 3 जुड़ाव होता है. हेड सपोर्टेड बाय द मेन रोड, जिसको मेन रोड से सपोर्ट किया जाता है. जॉइंट एट द नेक, गर्दन में एक
नेक में ज्वाइन होता है और बोथ हैंड्स दोनों हाथों को अटैच टू द रोड्स आर ज्वाइन इन दी शोल्डर्स। देख लीजिए, यही है पुतुल नाच, रॉड पपेट, 3 से 4 फीट, जतरा डांस पे बेस्ड है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। महाभारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द एपिक महाभारत मेंशन द पपेट ट्रेडिशन। क्या महाभारत में आपको कभी पपेट ट्रेडिशन की जानकारी मिली? लीदर पपेट्स आर नॉट यूज इन द इंडिया फॉर रिलीजियस रीजन। ऐसा कुछ है क्या? थोलू बम्बटला या बमलाटा, थोडू बमलाटा, बोमलाटा इज शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश। इज इट राइट? क्या थोडू बमलट्टा आंध्र प्रदेश का है? चलिए सी लगाइए, 1 और 3 सही है। क्योंकि आपको पता होगा जो बेस्ट नन लीडर पपेट्स है इन आवर कंट्री आर दोज यूज इन थोलू बमलट्टा ऑफ आंध्र प्रदेश। जो लीडर पपेट में अगर सबसे प्रमुख योगदान किसी का है तो वह थोलू बमलट्टा, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इट परफॉर्मर्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेंडरिंग entertainers and peddlers who pass through village during the course of a year। लंबे समय अवधि में इन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए यही किया है। टेल्स फॉर्चून, सेल अमुलेट, परफॉर्म एक्रोबैटिक्स, चार्म स्नैक्स, वेव फिश, टैटो टैटू लोकल पीपुल एंड मैन पोर्ट्स। अब देखते हैं ना, सपेरा, टैटू बनाने वाला, ताबीज बेचने वाला, कुछ बच्चियां छोटे छोटे सड़कों पर जो रस्सियों पे चलती है, देखा होगा आपने उन्हें, डुगडुगी बजा के। ये सब वही लोग हैं। थोलू बमलट्टा लिटरली मीन्स होता है डांस ऑफ लीदर पपेट्स। थोलू का मतलब लीदर और बमलट्टा का मतलब पपेट डांस। लीदर पपेट्स आर मेड आउट ऑफ द हाइड्स ऑफ गोट, डियर, बफोलो, इसी से बनता है। पपेट्रियर्स comprise some of the various entertainer who perform all night, रात भर परफॉर्म करते हैं। यूजली रिनेक्ट वेरियस स्टोरीज फ्रॉम हिंदू इपिक्स। वो रामायण महाभारत से कथा उठाकर उसको कोरिलेट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस पपेट्स कैन बी ट्रैक बैक टू 2000 BC पहले का। दे आर मेंशन इन महाभारत। देख लीजिए बमलट्टा, रावण का चित्र, हनुमान जी, सीता मैया, रामायण, so on. Which is the flowing form of globe puppetry? Globe puppetry, बोमलट्टा, रावण छाया, पावाकुत्तू, यमपुरी। इसमें कौन ग्लोब पपेट्री है? तो बोमलट्टा तो अभी अभी हमने देखा कि बोमलट्टा तो होगा नहीं। 3 तो 1 खत्म, तो केवल बी। पपेट्री इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। देख लीजिए किस तरह से 4 कैटेगरी है। एक स्ट्रिंग होता है, दूसरा शैडो होता है, तीसरा ग्लोब होता है, चौथा रॉड होता है। जिसमें पावा कुत्तू जो है वो ग्लोब पपेट है, और धागा से बांध के कठपुतली, गोयमबिट्टा, बोमलट्टा, ये सब स्ट्रिंग पपेट है। शैडो में आता है रावण छाया, तोगालू, गोयमबट्टा, थोलू बोमलट्टा। ग्लोब में सिर्फ और सिर्फ पावा कुत्तू आता है, पावा कुत्तू। रड में आता है यमपुरी और पुतुल नाच। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दिस टेम्पल्स डेट्स बैक to the early 11th century. This was built by Raja Bhimdev Pratham of the Solanki dynasty. There is a massive rectangular step tank in which perhaps the grandest temple tank in India। तो किस टेम्पल की बात हो रही है ये, जिसे राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया, जिसका निर्माण लगभग 11वीं सदी के दरमियान किया गया। और इसमें एक ऐसा टैंक है जो बहुत ही रेक्टेंगुलर साइज का है, और ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ा ग्रैंडेस्ट टेम्पल है। और ये टेम्पल है
सन टेम्पल मोढेरा में, गुजरात में पड़ता है कि उत्तराखंड में, बताइए जल्दी। सन टेम्पल एट मोढेरा या मोढेरा डेट्स बैक्स टू अर्ली 11th सेंचुरी। ये 11वीं सदी में बनाया गया था, जिसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम ने, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से थे, 10,026 में। सोलंकी वेयर ए ब्रांच ऑफ चालुक्य। आगे चलकर जो चालुक्यों का जो विभाजन हुआ ना, सोलंकी उनमें से एक था। देयर इज ए मेसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक, मतलब सीढ़ीदार कुआं समझिए, या फिर एक तरह से तालाब कहिए, कोल्ड सूर्या कुंड, जिसको सूर्य कुंड कहते थे। इन द फ्रंट ऑफ इट, proximity of a sacred architecture to water bodies such as tank, a river, or pond has been noticed right from the earliest time. तो पहले आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको पता होगा एक बड़ा सा तालाब, आज भी हम देखते हैं कि कहीं भी मंदिर है तो उसमें एक तालाब है, यहाँ पर आप पहले नहाइए उसके बाद जाइए पूजा करने। बाय द अर्ली 11th सेंचुरी दे हैड बिकम ए पार्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स, मतलब ये लगभग लगभग अब सब टेम्पल में दिखने लगा है। आज से नहीं, पिछले 2000 साल से पहले से आप ऐसा देख रहे हैं। दिस 100 square meter rectangular pond is perhaps the grandest temple tank in India. 108 miniature shrines are carved in between the steps inside the tank. सोच लीजिए। What is are common between teaching of Buddhism and Jainism? Penance, an extreme austerity to punish the body, शरीर को कष्ट दो, दुख दो, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, दोनों का सिद्धांत का कौन बात था? बिल्कुल सोचिए जरा सा। प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा। दूसरा, धन को जमा मत कीजिए, मेटल को जमा मत कीजिए, गोल्ड को जमा मत कीजिए, सिल्वर को जमा मत कीजिए। एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ गॉड एग्जिस्ट एंड इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। चलिए, मेरे ख्याल से आप आराम से इसको बना ले जाएंगे कि इसका एक तो बिल्कुल गलत है, दो सही है, और प्रैक्टिस वाला उसमें विरोध करने का कोई बात नहीं है। राइट नॉलेज, जैसे कि महावीर ने कहा, इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड। महावीर का कहना था कि देयर इज नो गॉड, दैट द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट ए क्रिएटर। दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, इसका कोई इसका निर्माता नहीं है। एंड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट पोजेसेस ए सोल, लेकिन दुनिया में जितनी भी वस्तु एग्जिस्ट करती है सब में आत्मा होता है, निर्जीव वस्तु तक में भी। जबकि बुद्धिज्म सेट्स एनी डिस्कशन ऑन गॉड एंड सोल एज ए फर्टाइल, मतलब बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कुछ कहा, आत्मा के बारे में कुछ कहा, इसके बारे में कुछ मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है। बुद्ध ऑल्सो टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने ही बताया कि आत्मा का कोई जगह नहीं है। सो देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड इन दिस केस, इसमें कोई मतलब मीटिंग नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्ट, सोल होता है नहीं होता उसका पीछे मत जाइए, उसकी कोई जानकारी नहीं है। राइट कंडक्ट जैनिज्म में कहा गया है। राइट कंडक्ट, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन द 5 ग्रेट बोस सच एज नॉट टू इंजर लाइफ, दूसरा नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू अक्वायर प्रॉपर्टी एंड नॉट टू लीड एन इमोरल लाइफ। ये जैनिज्म का राइट कंडक्ट है। ना तो क्षति पहुंचाओ किसी को, ना तो झूठ बोलो, ना तो चोरी करो, ना तो पैसा जमा करो, और ना ही अनैतिक जीवन जियो। बुद्धिज्म ऑल्सो फॉरबिड्स इट मॉन्क्स फ्रॉम एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, उन्होंने भी अपरिग्रह की सिद्धांत की बात की थी। दैट मे ब्रिंग ए सेंस ऑफ ईगो एंड प्राइड टू इट मॉन्क्स एंड nuns and injuring life. Only Jainism advocates extreme penance. बुद्धिज्म प्रीचेज मॉडरेशन, जैनिज्म में ही मतलब एक्सट्रीम दर्द सहने का, एक्सट्रीम वेदना सहने का कहा गया था, लेकिन ऐसा बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं है।
द प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स अंडरटेकन ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के दरमियान क्या क्या बनाया गया? बुलंद दरवाजा, इबादत खाना और आगरा फोर्ट। आई थिंक इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 1 2 3। अकबर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। बहुत ही मतलब गहन रुचि थी उसको आर्ट के प्रति, कला के प्रति, संस्कृति के प्रति, आर्किटेक्चर के प्रति। कला और वास्तुकला को लेकर वो पूरा तरह से मतलब झुकाव रखता था। खास करके प्रिंसिपल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अकबर अगर देखा जाए तो रेड स्टोन का इस्तेमाल बहुत होता था, लाल चूना पत्थर का। जैसे कि उनमें से कुछ उसने कंस्ट्रक्शन कराया। जो सबसे पहले आता है उसमें आगरा फोर्ट, जो आगरा का जो किला है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में बनाया गया पहला अगर कोई मकबरा कहे या वास्तुकला कहे तो वो था आगरा फोर्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इनसाइड द, इस फोर्ट के अंदर बहुत सा चीज है, बहुत सा और भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। वे आर डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर जो इमारतें बनी, जो और भी संरचनाएं बनी, वो तो शाहजहां के शासनकाल में बना। लेकिन आगरा फोर्ट तो बनाया है अकबर ने। फतेहपुर सीकरी, वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया गया फतेहपुर सीकरी में, जिसका नाम रखा गया है इबादत खाना, जो कि एक नई सिटी थी अकबर का, फतेहपुर सीकरी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, इस फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या बिल्डिंग बनाया गया देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इनसाइड दिस सिटी। एक तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। दूसरा सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, पंचमहल। दूसरा जोधा भाई का जो पैलेस है वो भी, जिसको मरियम उज जामिनी बोलते हैं। इबादत खाना, पचीसी कोट, हिरन का मीनार, ये सब बनाया गया है इस बुलंद दरवाजा के यानी फतेहपुर सीकरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट रेखा पीदा, पीदाउल और खाकरा आर दी आर्किटेक्चरल फीचर द टेम्पल्स ऑफ रेखा पीडा, फीदा, ड्यूल और खखरा या खाकरा, द फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। देखिए मेन आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ द उड़ीसा टेम्पल, जिसमें 3 ऑर्डर्स है। एक तो रेखा, रेखा पैदा, रेखा पीड़ा, जो भी बोलिए, रेखा पीड़ा। दूसरा है पीडा डल और तीसरा है खाकारा। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। वेद इज ऑल्सो नॉन एज ब्रह्म वेद। इसमें से कौन सा वेद की चर्चा हो रही है? इस वेद को ब्रह्म वेद भी बोलते हैं। इसका जो फोकस एरिया है वो बहुत से मतलब जो ट्रीटमेंट है, जो मतलब शरीर से जुड़ा हुआ जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब इसका जो मोस्ट कंसर्न एरिया है वो शांति और प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत ही अथर्ववेद का है, जादू टोना मंत्र ये भरा। अथर्ववेद, जिसको वेद भी कहा गया है ब्रह्म वेद के रूप में, इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है क्योंकि इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द 2 ऋषि। इसको 2 ऋषि, एक अथर्व दूसरा अंगीरा, एक अथर्वा और अंगीरा, उनके मतलब योगदान को इसमें माना जाता है अथर्ववेद की रचना में। While it is mostly concerned with the peace, prosperity of human society, covers all aspect of man's daily life, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी किस तरह से बनना चाहिए, समृद्धि किस प्रकार से हो पाए, स्पेशली फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के रोगों का इलाज। इस बुक में लगभग लगभग 99 प्रकार के डिजीज के ट्रीटमेंट का जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। Consider the following statement. Nalanda was an important center of Pal sculpture and bronzes. क्या नालंदा पाल स्कल्पचर और उससे जुड़ा हुआ है? Both Chinese and pilgrimage when song and Phayan study at नालंदा। कौन सा सही है? नालंदा को पाल साम्राज्य में बनाया गया क्या? ऐसा तो आपको पता ही हो, दोनों सही है। कहता है कि नालंदा जो है
वो 10 किलोमीटर दूर है राजगीर से। नॉर्थ राजगीर के नॉर्थ में 10 किलोमीटर दूर घुसिएगा तो आपको एक जंगल मिलेगा। उस जंगल में, ठीक है, एंशिएंट सिटी के रूप में इसको डेवलप किया गया था, जिसको विजिटेड किया गया था बुद्ध और महावीर दोनों के द्वारा। राजगीर, बाय द टाइम ऑफ हर्ष, नालंदा जो है वो बिकम द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ महायान लर्निंग। आपको पता होगा बुद्धिज्म का दो सेक्शन, महायानम हीनयानम। तो महायान, यहाँ महायान की बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलती थी from a university, famed university town, and with numerous shrines and monasteries which attracted scholars from far and near। दूर दूर से लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे, जिसमें से चाइनीज दार्शनिक के रूप में आया था, पिलग्रिम के रूप में आया था ह्वेनसोंग फाहियान, जिसने नालंदा में पढ़ाई की और कुछ अकाउंट छोड़ दिए। Nalanda was an important center of Pal sculpture and bronze, and also yielded seals and sealing of great historical significance। पाल स्कल्पचर यहाँ से मिला है। Consider the following statement: it is a form of mask dance that use vigorous martial movement to narrate mythological stories। There are three main style of dance, जिसका नाम रखा गया है आफ्टर द लोकेशन जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, जिसमें पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज। सम नरेशन ऑल्सो यूज नेचुरल थीम, जैसे कि सब सफेरा नृत्य या फिर मयूर नृत्य। एवं अभी अभी आपको इसका बताया था मैंने, छऊ। छऊ डांस, जिसको हम लोग छऊ डांस बोलते हैं, सेमी क्लासिकल इंडियन डांस जिसमें मार्शियल और फोक ट्रेडिशन दोनों दिखाया जाता है। और ये जो डांस है उसमें मार्शल आर्ट, एक्रोबैटिक्स, एथलेटिक्स परफॉर्म और अलग अलग प्रकार के डांस, रिलीजियस थीम जिसमें सेविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म सब आता है। द कॉस्ट्यूम वेरी बिटवीन द स्टाइल। पुरुलिया, सरायकेला जिसमें बड़े बड़े मास्क लगाया जाता है चेहरे पर, उसके अंदर भी आप समझ सकते हैं कि पुरुलिया और सरायकेला से जुड़ा हुआ है छऊ डांस। छऊ जो है ना वो वास्तव में 3 स्टाइल में फेमस है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ का है। एक पुरुलिया छऊ जो बंगाल का है पुरुलिया, एक सरायकेला जो कि झारखंड में है, और दूसरा जो मयूरभंज है जो उड़ीसा का है। याली इज स्कल्पचर फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ विच किंगडम? याली इज अ विजयनगर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो था ना वो बहुत विशाल हुआ करता था। टोल गोपुरम, गेटवे जो होता था इसका, एंड द कल्याण मंडपम। एक तो टोल राय गोपुरम जिसको गेटवे बोलिएगा, और दूसरा कल्याण मंडपम जिसमें बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की होती है विथ कार्व पिलर्स इन द टेम्पल प्रीमाइसेस। द स्कल्पचर जो ऑन द पिलर वेयर कार्व विद डिस्टिंक्ट फीचर्स, विविध, इसमें घोड़े बहुत ही कॉमन जानवर हुआ करते थे। इसको मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस पिलर्स याली। उसमें एक याली होता था, याली जिसको बोलते थे, वो जो घोड़ा है ना विजयनगर एम्पायर में, उसी को याली कहा गया है। लार्ज मंडपम कंटेन्स 100 पिलर्स। अगर कोई मंडप बहुत विशाल होता था तो उसमें कम से कम 100 पिलर हुआ करते थे। यहाँ तक कि 1000 पिलर भी हो सकता था किसी किसी मंदिर में। तो जो मंडप था उसमें 1000 पिलर वाला टेम्पल भी था। These mandapams were used for sitting the deity on festival occasion। भोज के लिए जो होता था ना लोग बैठते थे। Consider the following statement regarding a whole। It is known as Chalukya architecture। It lies along
मालप्रभा रिवर, ऐहोल क्या मालप्रभा रिवर से, चालुक्य आर्किटेक्चर से, इट कंसिस्ट of Hindu fusion temples but no Buddhist temple. Is it right? कौन सा सही है बताइए। एहोल संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है। एहोल, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। थ्री इज absolutely incorrect. Ehol is a historic site of ancient and medieval era Buddhist, Hindu, Jain monuments in North Karnataka, dated from the 4th century through the 12th century। 4 से 12 सदी के बीच में दक्षिण भारत का जो एक क्षेत्र था जिसका नाम ऐहोल था, जो कि प्राचीन से लेके मध्यकालीन भारत तक, जिसमें बुद्ध, हिंदू, जैन जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए कर्नाटका में, इट इज स्प्रेड अलोंग द मालप्रभा रिवर वैली। ये मालप्रभा रिवर के किनारे बसा हुआ है इन बागलाकोट्टा डिस्ट्रिक्ट। इट इज मेजर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट चालुक्य मॉन्यूमेंट्स। ऐहोल में चालुक्य का जो मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स में समझते हैं विरासत संरचना का ही है। ओवर 100 ऐहोल टेम्पल्स आर हिंदू, कुछ उसमें जैन है और एक ही मात्र बुद्ध का है। दीज वेयर बिल्ट एंड को एग्जिस्टेड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये साथ साथ था। Consider the following statement regarding with respect to वज्रयान। वज्रयान शाखा पढ़े होंगे आप। द चीफ डिवाइनिटीज ऑफ दिस सेक्ट आर तारा। वज्रयान की जो चीफ डिटी है, क्या वो तारा है? इट फॉलोअर्स बिलीव दैट, मतलब जो वज्रयान की जो शाखा है उसके जो फॉलोअर्स है वो विश्वास करते हैं साल्वेशन दैट कुड बी मोस्ट अटेंड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर्स। साल्वेशन आपको तब मिल सकता है, कुड बी मोस्ट अटेंड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। आप साल्वेशन के माध्यम से मैजिकल पावर को अर्जित कर सकते हैं। आपको अगर मैजिकल पावर आ गया तो आपको साल्वेशन मिल गया, मोक्ष मिल गया। इट बिकम पॉपुलर इन सदर्न इंडियन पार्टिकुलरली कर्नाटका और आंध्रा। क्या वज्रयान का जो फैलाव है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ही हुआ? चलिए छाटिए, बहुत ही आसान तरीका से 1 और 2 लगाइए, बीच वो गलत हो गया। वज्रयान इज द फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म था उसका एक सेक्ट है, एक खंड है जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं, जो कि डेवलप हुआ था भारत में और उसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिसके खास करके तिब्बत में। तांत्रिक बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में भी फैला, भारत में तो फैला ही। इसके फॉलोअर्स ये विश्वास करते हैं कि जो साल्वेशन है वो तभी मिल सकता है जब आपको स्पेशल मैजिकल पावर आपके पास आ जाए। मोस्ट अटेंड बाय द एक्वायरिंग द मैजिकल पावर, जिसे मोक्ष मिल गया उसको मैजिकल पावर मिल गया, विच दे कॉल्ड वज्र, जिसको वज्र बोलते हैं, जो इंद्र का हाथ में होता है। द चीफ डिवाइनिटीज ऑफ द न्यू सेक्ट वेयर तारा। इट बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया नॉट इन सदर्न इंडिया। ठीक है, तो वज्रयान की जो शाखा थी पार्टिकुलर रूप से बंगाल, बिहार में फैला। और आपको बता दें, शशांक नाम का राजा जब आया तो इसको सब उखाड़ के फेंक दिया। उसने हिंदुइज्म को खड़ा कर दिया और वज्रयान की जो तांत्रिक शाखा है उसको उखाड़ फेंकने में सबसे ज़्यादा योगदान शशांक का था। Consider the following statement regarding the importance of कांची in the context of ancient India। दक्षिण भारत में कांची बहुत ही फेमस है, उसके संबंध में आपको पूछा गया है। इट इज नोन एज ए रिलीजियस कैपिटल ऑफ सदर्न इंडिया। क्या कांची को रिलीजियस कैपिटल घोषित किया गया था? गतिका या घटिका at Kanchi was an ancient center of learning attractive students from India and abroad। ये घटिका जो है, जो कांची में स्थित है, वो क्या विदेशों और भारतीय बच्चों को, स्टूडेंट्स को आकर्षण करता था पढ़ने के लिए। कांची होस्ट कैलाश
Santhar, which is one of the largest and most ornate ancient temple in the whole of the India. पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटेड किया गया, सबसे ज़्यादा सजाया गया कोई और मंदिर है तो वो है कांची का कैलाशनाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री इट। डी इज द राइट। वंस ए कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, एक समय की बात है, पल्लव डायनेस्टी का कभी राजधानी हुआ करता था, वो था कांचीपुरम। और ऑल्सो ए नोटेड सेंट्रल ऑफ लर्निंग, ये सेंटर था लर्निंग का फॉर तमिल एंड संस्कृत स्कॉलर। अगर आपको तमिल सीखना है, संस्कृत सीखना है, संगम लिटरेचर जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कांची जाइए। दिंगंगा, ए बुद्धिस्ट राइटर, केम टू स्टडी एट कांची। दिंगंगा आया था यहाँ पर पढ़ने। इट होस्ट मेनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिव और विष्णु। कांची में जो मंदिरें हैं वो अधिकांश शिव और विष्णु को समर्पित है। कांची was also the home of the famous 6th century CE, 6ठी शताब्दी का एक पोएट था भारवी, जो बहुत ही फेमस था, जिसने कृता अर्जुनियम नामक एक ग्रंथ लिखा है। वो 11वीं सदी और 12वीं सदी के बीच में हिंदू फिलोसफर के रूप में आया था। माफ कीजिएगा, 6ठी सदी में एक पोएट था जिसका नाम था भारवी, वो कांची पढ़ने आया था। और उसी प्रकार 11वीं और 12वीं सदी में हिंदू फिलोसफर रामानुजन ने भी यहाँ पर अपनी चरण रखे थे। स्टिल टुडे, आज भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर, द साइट हैज ओवर 100 टेम्पल्स। कांची जो है ना वो वास्तव में मंदिरों का घर है, जहाँ पर हजारों हजार टेम्पल हैं। और उसमें से नोटेड है फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ फाइन सिल्क साड़ी। आपको पता हो कांची का साड़ी सबको जानता है, जिस तरह से रामेश्वरम की साड़ी, तिरुपति का लड्डू, उसी तरह से कांची का सिल्क वाला साड़ी आप अपने माँ को समर्पित कीजिएगा जब आप IAS बन जाइएगा। द फेमस टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर एट तंजावुर, गंगई कोंड चोलपुरम एंड दारासुरम were built during the reign of चोला। या द फेमस टेम्पल, जिसमें बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, गंगई कोंड चोलपुरम एंड दारासुरम, ये सब चालुक्य नहीं बल्कि चोल के दरमियान बनाया था। देखिए, चोल संस्कृति बहुत ही फेमस संस्कृति है। ट्रेडिशनल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स एंड एम्बेलिशिंग देम विथ कार्विंग एंड पेंटिंग। इसको एक तो बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाना और उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाना, नक्काशी करना, पेंटिंग करना। ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला, who ruled over the reign from 9th से 13वीं, 400 साल तक शासन करने वाला चोल साम्राज्य, उसकी मंदिर, उसके स्थापत्य इतने बेहतरीन थे कि आज भी मुंह चिढ़ाता है वो में। बट इट वॉज द 11th सेंचुरी, लेकिन 11वीं सदी में जब चोला अपने सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे था, सबसे उच्चतम प्रकाष्ठा पे था, तो अब मास्टरपीस चोल आर्ट आर्किटेक्चर शुरू हुआ था। 11वीं सदी में चोल आर्ट अपने चरम शिखर पे था, तब जाके चोल आर्ट का विकास प्रारंभ हुआ, आर्किटेक्चर शुरू हुआ, दिखना शुरू हुआ। और उसी में से टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर में है, गंगई कोंड चोलपुरम और दारासुरम, जो उस समय बनाया गया राजा चोल के समय, यानी उसके बेटे राजेंद्र चोल के समय। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस दैट फीचर्स एसोसिएटेड विद देम। खजुराहो, सांची, कार्ला केव्स, देवगर, इसको मिलाना है आपको। तो खजुराहो में कंदरिया टेम्पल है, कंदरिया महादेव। सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप A, 2 का B। कारल तो केप्स होगा, चत्ते केप्स। देवगढ़ तो जानते ही हैं आप लोग, दशहरा टेम्पल। चलिए,
कंदरिया महादेव का टेम्पल जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स प्रिजर्व फ्रॉम द मिडावल पीरियड इंडिया। मध्यकालीन भारत का अगर बेहतरीन मंदिर का एग्जाम्पल दिया जाए तो है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि लार्जेस्ट ऑफ द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल इन द खजुराहो कॉम्प्लेक्स, जो कि खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खंडरिया महादेव टेम्पल। द ग्रुप ऑफ Karla is one of the older and smaller of many rock-cut Buddhist sites in Maharashtra. महाराष्ट्र में कार्ला गुफा है, वहाँ रॉक कट बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, गुफाएं हैं, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट नन एग्जाम्पल फेमस ग्रांड चैत्य केव नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीटली प्रिजर्व, पूरी तरह से सुरक्षित है, चैत्य हॉल ऑफ द पीरियड। दशावतारा अवतारा टेम्पल is the early 6th century Vishnu Hindu temple located at देवगढ़। उत्तर प्रदेश का देवगढ़ नामक जगह है जहां पर दशावतारा टेम्पल, जो कि 26वीं शताब्दी में विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। दशावतारा टेम्पल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल्स जो आज तक सर्वाइव कर रहा है। विष्णु टेम्पल शो दैट ornate beauty seen in the Gupta style architecture। 6वीं शताब्दी में हिंदू टेम्पल जो बना था वो वास्तव में आज तक गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर की ब्यूटी को दिखा रहा है। Consider the following statement with reference to Jain sect. Shwetambar tradition of Jainism trace their lineage through the स्थूलभद्रा। मतलब श्वेतंबर और स्थूलभद्र साथ साथ आते हैं क्या? आपको पता होगा जैन सेक्ट जो है आगे चल के डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, और श्वेतंबर बना, दिगंबर बना, श्वेत कपड़े पहनने वाले को श्वेतंबर कहा गया। उसका मतलब लीड कौन कर रहा था? स्थूलभद्र बाहु। एज पर द दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, भद्रबाहु वाज द लास्ट श्रुता केवलिन, विच इज इनकरेक्ट। आई थिंक दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है। स्थूलभद्र एस से स्थूल याद रखिएगा और एस से श्वेतांबर, 100 से श्वेतंबर, 100 से स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतंबर जैन ड्यूरिंग द 12 ईयर ऑफ फेमाइन इन मौर्य एम्पायर इन द 3rd और 4th सेंचुरी BCE। जब 3री और 4थी सेंचुरी BC के दरमियान मौर्य एम्पायर में बहुत बड़ा जब अकाल आया तो खाने की संकट आई। जब अकाल आया ना तो उस समय क्या हुआ कि जैन धर्म में विभाजन हो गया और स्थूलभद्र भाऊ ने श्वेतंबर का स्थापना कर दिया। और दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का देयर आर 5 रूट केवलिन इन जैनिज्म। दिगंबर में एक तो गोवर्धन, महामुनि, विष्णु, नंदी मित्रा, अपराजिता और भद्रबाहु। तो श्रुता केवलिन इज ए टर्म यूज इन जैनिज्म फॉर दोज एसेटिक हु हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैन टेक्स्ट, जिसको जैन टेक्स्ट की पूरी बेहतरीन जानकारी स्थापित हो चुकी, कंप्लीट नॉलेज हो चुका है, उसको कहा गया है श्रुता केवलिन या श्रुत केवलिन। तो याद रखिएगा दिगंबर आए तो आपको स्थूलभद्रबाहु का नाम याद रखना है, और जो श्वेतंबर आए तो स्थूलभद्रबाहु का और भद्रबाहु। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वैशाख स्कूल। आपको पता होगा कितने प्रकार के स्कूल होते हैं जैनी। वैशाख के स्कूल के बारे में पूछा गया है। वैशाख या वैश्यक दर्शन, it believes in the physicality of the universe. They argue for scientific thinking and do not believe in God. They believe that all the material objects are made of atoms। सब कुछ अणु से बना, परमाणु से बना।
ये वैशाख दर्शन है। एक और तीन सही है। देखिए वैशक या वैश्य या वैशाख्य दर्शन या स्कूल बिलीव्स इन फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये जो ब्रह्मांड है ना उसके भौतिकता पे विश्वास करता है और कहता है कि ये रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी जो है वही है। ये यथार्थवाद है, यथार्थवाद। कनाद इज ऑफन कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वैश्विक। कनाद को मतलब इसका पिता माना जाता है, कह सकते हैं जन्मदाता माना जाता है। दे आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय द फाइव मेन एलिमेंट्स। दुनिया की जितने भी चीज आप देख रहे हैं ना वो पांच चीजों से बना है। आग, हवा, पानी, भूमि और आकाश। एंड दिस स्कूल हैज वेरी साइंटिफिक अप्रोच, मतलब ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच की बातें करता है। दे ऑल्सो डेवलप द एटॉमिक थ्योरी। उनका कहना है कि दुनिया की सारी चीजें जो है ना वो परमाणु से बनी हुई है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गॉड, गॉड के बारे में इवन दे आर्ग्यू फॉर साइंटिफिक थिंकिंग। दे बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास करते थे एंड कंसिडर्ड हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इस तरह से मैंने आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडियन से बहुत क्वेश्चन को उठाया और आपको लगातार प्रस्तुत किया। आप बने रहिए इस चैनल में, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।